हेलो दोस्तों, 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 उस वक्त पूरे देश में एक बार फिर हलचल मच गई जिस वक्त इंटरनेशनल जूरी चेयरपर्सन नायडव लपिड ने यह कहकर कश्मीर फाइल को रिजेक्ट कर दिया कि ये फिल्म वल्गर और प्रोपेगेंडा है। We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda, vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. नायडव लपिड के इस बयान के बाद बीजेपी सोशल मीडिया टूलकिट ट्विटर पर एक्टिव हो गई और वो इजराइल, कांग्रेस और नायडव लपिड के ऊपर तांडव करने लगी। दोस्तों, ये किसी से छुपा नहीं है कि इजराइल हमेशा अपने मुस्लिम सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है और इजराइल इंटरनेशनल लेवल पर भी रिलीजियस पॉलिटिक्स करता है। नो डाउट कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड के साथ साथ वो सारे लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं कश्मीर फाइल्स से बढ़ती देश में नफ़रत के लिए, जो लोग कश्मीर फाइल्स के फ्री टिकट्स बांट रहे थे और एक वल्गर हेटफुल फिल्म देखने को देशभक्ति का काम समझ रहे थे। क्या है कश्मीर फाइल्स का सच, इस क्लिप से आप समझ सकते हैं। कश्मीर फाइल्स जो है ये डेफिनेटली प्रोपेगेंडा है। जब आप आधा सच दिखाते हैं, ऑब्वियसली वो बड़ा मैनिपुलेटिव तरीका होता है किसी चीज को दिखाने का। जो पहला आदमी मारा गया वो था मोहम्मद यूसुफ हलवाई, एक कश्मीरी मुसलमान, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर। आपने फिल्म में ये दिखाया है? नहीं दिखाया है। जो पहला ब्यूरोक्रेटिक अटैक हुआ अली मोहम्मद वटाली के ऊपर हुआ, आपने फिल्म में दिखाया है? नहीं दिखाया है। बाद में उनके भाई मारे गए, दिखाया है कहीं फिल्म में? कहीं नहीं दिखाया है। आपने सिर्फ एक कम्युनिटी का दिखाया है ताकि आप इसको प्रोपेगेंडा बना के बेच सके। मैं ये नहीं डिनाई करती कि कश्मीरी पंडित भाई यहाँ से नहीं निकले, वो निकले, लेकिन उस दौरान कश्मीरी मुसलमान फैमिलीज भी यहाँ से निकली। मेरी फैमिली उनमें से एक फैमिली है। और मेरे वालिद जब वो 1996 के इलेक्शन के वक्त वापस आए तो 98 में उनका माइंड ब्लास्ट हुआ, एक टांग चली गई। हम सारे विक्टिम्स हैं इस वायलेंस के। मैं मानती हूँ, मैं कहती हूँ 500, 1000 जितने भी कश्मीरी पंडित भाई मारे गए, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास कश्मीरी मुसलमानों का 1 लाख का आंकड़ा है, 1 लाख। मैं कह रही हूँ आपने दोनों तरफ दिखानी थी स्टोरी, ताकि वो जो कम्युनल टेंशन जो सारे मुल्क ने महसूस की उस वक्त, कश्मीरियों को डिमोनाइज किया गया पूरे मुल्क में। इट वॉज अ मूवी बेस्ड ऑन प्रोपेगेंडा। आई थिंक समबडी हु कॉल्ड इट अ वल्गर प्रोपेगेंडा इज ट्रू। जब ये फिल्म मार्च में रिलीज़ हुई थी तो देश के पीएम से लेकर बीजेपी के सारे छोटे बड़े नेता इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे और यहाँ तक कि वो लोग भी इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे थे जिनको इस्लामोफोबिया है। बहुत सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया था। ये फिल्म एक ऐसी खतरनाक फिल्म है जो हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए नफ़रत के साथ साथ बीजेपी के फ्लॉप फैसलों जैसे नोटबंदी से कश्मीर में पत्थरबाजी रुक जाएगी, 370 हटने से कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा और देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स आज़ादी और इक्वालिटी की बात करते हैं, ऐसे गंभीर मुद्दों को कश्मीर फाइल फिल्म के रील से ढकने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी है वो लोग ये समझ सकते हैं कि इस फिल्म ने सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है। दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा सा कश्मीर फाइल्स फिल्म का बैकग्राउंड बताऊँ तो इसका प्लॉट है 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस का मुद्दा। कृष्णा, जो कि एक कश्मीरी पंडित होता है, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा होता है। राधिका मेनन, जो कि एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर होती है, जिनका रोल डायरेक्टर की वाइफ पल्लवी जोशी ने किया है। फिल्म में उन्हें एक ब्रेन वॉशर की तरह दिखाया गया है जो सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम या कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करती हैं, जैसे इंटरनेट सर्विसेज का ना होना, स्कूल कॉलेजेस का अनलिमिटेड टाइम तक बंद रहना, आर्मी का वहाँ के लोगों को आतंकवादी बोलकर गोलियां चला देना जैसे मुद्दों पर वो बात करती हैं। और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस को वो एक पॉलिटिकल इंसिडेंट मानती हैं। अब इस फिल्म के मेन एक्टर अनुपम खेर की बात करते हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो बीजेपी के कितने बड़े भक्त हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप घर पे बोल सकते हैं बहनचोद। जो रूल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो देश पे इस्तेमाल करिए तो मानूंगा मैं आपको। आप घर पे पिताजी को बोलते हैं एक झापड़ मारूंगा, बोल सकते हैं क्या आप? नहीं बोल सकते।
मगर यहां आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं कि कावड़ है, साइकोपैथ है और ये है। हेलो, सबसे पहले तो अनुपम जी ने कहा कि आपके पापा के सामने बहनचोद नहीं बोल सकते। मैंने कहा भाई साहब, पापा को मैंने वोट देके थोड़ी पापा बनाया है। पापा कोई मैनिफेस्टो लेके थोड़ी आए थे। पापा ने ये थोड़ी कहा था कि पड़ोस का गुंडा तेरे को मारेगा, एक थप्पड़ मारेगा तो मैं उसे 10 थप्पड़ मारूंगा, उसके बाद पड़ोस के गुंडे के साथ चाशनी थोड़ी खा रहे हैं मेरे पापा। अगर खाते पड़ोस के घर में जाके केक तो अपने बाप को भी कॉवर्ड बोलता। अगर मेरे पापा कहते बेटा तेरी स्कूल की फीस बाद में दूंगा, पहले मेरे साथ सेल्फी खिंचा ले, तो मैं कहता भैया तुम साइकोपैथ हो, कोई प्रॉब्लम है तुम में। और एक बात कहना चाहता हूं मैं, भैया मन की बात एक ही आदमी कर सकता है क्या? इस देश में हम सब कर सकते हैं अपने अपने मन की बात। हमें छूट मिलनी चाहिए मन की बात करने की। मैं अपने ट्विटर पे क्या लिखूंगा, फेसबुक पे क्या लिखूंगा, ये नेता थोड़ी बताएंगे। संसद में बैठ के कानून बना दिया, कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान, ये भारत का देश, इसकी धर्म और संस्कृति के ठेकेदार जो बने हुए हैं ना, उनको कुछ नहीं पता हमारे धर्म के बारे में। हमने तो दैत्यों के गुरु को भी, शुक्राचार्य को भी गुरु की उपाधि दी थी। हमने कहा चारवाक, जो हमारी संस्कृति, हमारी फिलॉसफी के बिल्कुल अगेंस्ट कंज्यूमरिज्म और मेटरलिज्म की बात करते थे, उनको भी हमने बोला महर्षि चारवाक है। कबीर बनारस के घाट में पंडों के बीच में, पुजारियों के बीच में खड़े होकर बोलते हैं, पाथर पूछे हरी मिले तो मैं पूछूं पहाड़, और उसके बाद भी कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता। मुगलों के राज में वो फकीर खड़ा होकर कहता है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उसके बाद भी कोई उन्हें यह नहीं कहता, कबीर को कोई यह नहीं कहता पाकिस्तान चले जाओ तुम नक्सलवादी हो, जंगली हो, पाकिस्तानी हो, कोई नहीं कहता कबीर को ये। इनकी पत्नी 2014 में बीजेपी की टिकट से चंडीगढ़ से एमपी बनी और एक बार फिर बीजेपी ने इन पे भरोसा दिखाया और 2019 में टिकट दिया चंडीगढ़ से, और इनकी पत्नी एक बार फिर 2019 में चंडीगढ़ से एमपी चुनकर आई। तो आप खुद सोचिए कि जिसकी पत्नी बीजेपी की टिकट पे एमपी हो, वो अपनी पत्नी या फिर बीजेपी के खिलाफ कैसे जा सकता है। अनुपम खेर इस फिल्म में पुष्कर नाथ पंडित का रोल कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि कश्मीर सिर्फ कश्मीरी पंडितों का है और जो भी बाकी लोग यहाँ पर रह रहे हैं यानी कश्मीरी मुस्लिम, वो सारे लोग कश्मीरी कल्चर के अगेंस्ट हैं। अनुपम खेर यानी पुष्कर नाथ पंडित अपने बेटे, बहू और उनके 2 बच्चों शिवा और कृष्णा के साथ कश्मीर वैली में रहते हैं। कश्मीर वैली के कुछ मुस्लिम लोग वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं कि कश्मीरी पंडितों यहाँ से चले जाओ या मरने के लिए तैयार रहो। पुष्कर नाथ पंडित कश्मीर छोड़कर जाना नहीं चाहते। आतंकवादी पुष्कर नाथ पंडित के घर की तलाशी लेते हैं और वहाँ पुष्कर नाथ का बेटा उन्हें नहीं मिलता है, तो ये आतंकवादी वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी पुष्कर नाथ के पड़ोसी, जो कि एक कश्मीरी मुस्लिम होता है, वो इशारों से बताता है कि पुष्कर नाथ का बेटा चावल के ड्रम में छुपा है। आतंकवादी फिर वापस पुष्कर नाथ पंडित के घर जाते हैं और चावल के ड्रम को गोलियों से भून देते हैं। इस सीन से ये मूवी मैसेज देती है कि एक मुस्लिम अच्छा पड़ोसी नहीं होता है, वो गद्दार होता है। और इस मूवी का इम्पैक्ट हमने पूरे देश में देखा है, मुसलमानों के साथ जुल्म और डिस्क्रिमिनेशन से। पुष्कर नाथ अपनी फैमिली को लेकर एक रिफ्यूजी कैंप में जाते हैं, जहां वो ये मांग करते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाए। जब पुष्कर नाथ रिफ्यूजी कैंप में होते हैं तो वहाँ उनका ग्रैंडसन शिवा स्कूल जाता है, जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और वो छोटे बच्चे शिवा को उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए बोलते हैं। इस सीन से डायरेक्टर ने शायद ये दिखाने की कोशिश करी है कि अगर कोई बच्चा है और वो मुस्लिम है तो वो भी जिहादी ही होगा। और इस सीन से शायद डायरेक्टर ये दिखाने की कोशिश करता है कि लोग मुस्लिम बच्चों से भी नफ़रत करने लगे और अपने बच्चों को मुस्लिम बच्चों से दोस्ती न करने दें और स्कूलों में अपने बच्चों को मुस्लिम बच्चों से दूर रखें। इस फिल्म के आखिरी सीन में कृष्णा, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है और पुष्कर नाथ पंडित का ग्रैंडसन होता है, वो एक 15-20 मिनट की स्पीच देता है जिसमें वो सारे कश्मीर में हुए किलिंग्स, फेक इनकाउंटर्स और कश्मीरी मुस्लिम्स के सफरिंग को झूठ मानने लगता है और वो सिर्फ कश्मीरी पंडित एक्सोडस को ही सही मानता है। पूरी फिल्म ये ब्लेम करती है कि अगर कश्मीरी मुस्लिम्स ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से नहीं निकाला होता या कश्मीरी पंडित माइग्रेट नहीं करते तो आज इंडिया विश्व गुरु होता। तो क्या 1990 से पहले भारत विश्व गुरु था?
तो इसका जवाब है नहीं था। लेकिन 1990 की ट्रेजिडी को मुसलमानों से जोड़ के ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि अगर भारत में मुसलमान नहीं होते तो भारत विश्व गुरु होता। इस फिल्म का नाम कश्मीर फाइल्स की जगह फेक फाइल होना चाहिए था। अगर हम हिंदुस्तान में हुए दंगों को देखें तो 1947 से जितने भी दंगे हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स, दलित और सिखों की जान गई है। 1990 से सिर्फ 3 साल पहले 1987 में मेरठ के हाशिमपुरा में मेरठ कम्युनिटल राइट में हाशिमपुरा लोकेलिटी के 42 मुस्लिम युवाओं को पीएससी ने बचाने के नाम पर उन्हें हाशिमपुरा से ले जाकर मुरादनगर कैनाल में गोलियों से मारकर फेंक दिया। पीएससी का काम होता है लोगों को बचाना, लेकिन वहाँ पीएससी ने 42 लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो लोग मुस्लिम थे। 1992 में पूरी दुनिया के सामने बाबरी मस्जिद डेमोलेशन का वीडियो है जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए और कई हजार मुस्लिम फैमिलीज अयोध्या छोड़कर कहीं और जाकर बस गई। 2002 गुजरात राइट्स जिसमें हज़ारों मुस्लिम्स की जान गई, उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ खो दिया। प्रेग्नेंट मुस्लिम औरतों के अनबोर्न बच्चों को तलवार से काट कर निकाल लिया गया था। उसी में से एक बिल्किस बानो जिनके रेपिस्ट को हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया। और उससे बड़ी बात यह है कि अभी गुजरात इलेक्शन में देश के होम मिनिस्टर 2002 दंगों को जस्टिफाई कर रहे थे और ये कह रहे थे कि 2002 के दंगों में उन्होंने मुसलमानों को सबक सिखाया था। Ahead of the Gujarat elections, Union Home Minister Amit Shah addressing a rally in the Kheda district said that those responsible for the communal riots in Gujarat were taught such a lesson that the state has been peaceful for 22 years. He also said during the Congress rule in Gujarat, that's before 1995, communal riots were rampant. ભરૂચની ભૂમિએ અનેક રમખાણો જોયા છે, છાસવારે તોફાનો, કર્ફ્યુ, સ્ટેબિંગ। दोस्तों, अगर हम इस देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो इस देश में हर साल हज़ारों दंगे कराए जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ वोट के लिए, लोगों को बांटा जाता है। अब वापस कश्मीर फाइल्स पर आते हैं। कश्मीर फाइल्स फिल्म को प्रमोट करने के लिए देश के होम मिनिस्टर, छोटे बड़े सारे बीजेपी के नेताओं के पास टाइम है फिल्म को प्रमोट करने के लिए, उसके बारे में ट्वीट करने के लिए। लेकिन देश में हो रहे प्रोटेस्ट जैसे किसान प्रोटेस्ट, CA NRC प्रोटेस्ट के बारे में बोलने के लिए इन नेताओं के पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अब समझते हैं कि सरकार और लोगों को कश्मीर फाइल फिल्म से क्या क्या मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं सरकार की। तो सरकार जो खुद नहीं बोल सकती वो फिल्म के ज़रिए लोगों को बताया और लोगों को बहकाया। सरकार हर जगह नाकाम रही है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे आर्टिकल 370, चाहे कश्मीर में इंटरनेट का मसला या कश्मीर में आर्मी की डिप्लॉयमेंट। हर जगह सरकार के पास बस एक ही सल्यूशन है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। दूसरे वो लोग थे जो कश्मीर फाइल्स के फ्री टिकट्स बांट रहे थे और देश में नफ़रत फैला रहे थे। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का कटा है। ये फिल्म को देखने दिखाने को देशभक्ति समझ रहे थे और फिल्म के बाद ही हॉल में भाषण देकर नेता बन रहे थे और उधर डायरेक्टर पैसे छाप रहा था। इस मूवी से सबसे ज़्यादा नुकसान देश के कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों का हुआ है। इस फिल्म ने लगभग 350 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन क्या उन पैसों का कोई भी हिस्सा कश्मीरी पंडितों को मिला? क्या आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार ने किसी एक कश्मीरी फैमिली को कश्मीर वैली में ले जाकर बसाने की कोशिश की? अब आते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ पर। ऐसी फिल्मों से कम्युनिटीज़ के बीच दूरियां और बढ़ती हैं। एक हिंदू अपने मुस्लिम पड़ोसी को शक की नज़र से देखता है और उसे दुश्मन समझता है। स्कूल और कॉलेजेस में मुस्लिम बच्चों और बच्चियों को शक की नज़र से देखा जाता है और बड़े बड़े कॉलेजेस में मुस्लिम युवाओं को आतंकवादी कहकर बुलाया जाता है। Shocker storms the internet. MIT professor shocking terrorist remark. Professor calls Muslim student terrorist. The professor has been suspended over the remark. Shocking remark has been caught on camera. The professor's terrorist remark has gone viral too. Let's listen in to. All right, we'll get you that bite in moments from now. But Sagai और इस वीडियो के एंड में मैं जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ।
वो ये कि इस देश में बहुत सारे राइट्स हुए हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू वर्सेस सिख, मुस्लिम वर्सेस सिख, दलित वर्सेस हिंदू। क्या कभी किसी दलित ने दलित राष्ट्र की मांग की? क्या कभी मुस्लिम ने मुस्लिम राष्ट्र की मांग की? क्या कभी सिख ने सिख राष्ट्र की मांग की? तो फिर इस देश में देश विरोधी हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों अक्सर उठती रहती है? सबको हिंदू राष्ट्र की मांग को अपोज करना चाहिए, क्योंकि ये देश को बांटता है और देश में नफरत और डर का माहौल पैदा करता है। देश और दुनिया के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।